देखिए बेटा, हम लोग पहले आज फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे चैप्टर आपका जो है वो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज में, लेकिन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो हम लोग को पता होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत बेसिक बातें हैं। देखिए, सबसे पहले तो डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, इनकी बेसिक डिफिनेशन क्या होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन along with some other heteroatoms like सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन। ठीक है, इनको हेटेरोएटम्स बोलते हैं। सल्फर हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन्स। हेलोजन में 4 हेलोजन होते हैं, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली कार्बन और हाइड्रोजन की केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं कि कार्बन की केमिस्ट्री होती है, और कार्बन के एक कंपाउंड्स हम लोग इसे पढ़ते हैं। लेकिन केवल कार्बन इज द मेन एटम, कार्बन इज द की एटम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्चुअली कार्बन हमारा असली हीरो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन केवल कार्बन भी नहीं होता है। ये भी नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल एक ही एटम होता है, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो कार्बन इज द मेन की एटम। अदरवाइज कार्बन के साथ जो उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं वो हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ कुछ केसेस में आपको हेट्रो एटम भी दिखाई देंगे, जैसे नाइट्रोजन होगा या फिर ऑक्सीजन, सल्फर या हेलोजन। ठीक है, तो ये बिल्कुल जनरल डिफिनेशन मैंने आपको बताई है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बोला जाता है कि अगर आपसे कहीं पूछा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, तो वो कंपाउंड है यूरिया। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज प्रिपेयर्ड इन लैब। अच्छा, आज आप लोग नोट ना करके आप बस समझिए, ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा वैसा थ्योरेटिकल वाला ज्यादा है ना। तो आपको मैं भेज भी दूंगा, तो आप उसको फिर उसके नोट्स आप बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। बस आपको आज समझना है, ठीक है, समझना वाला ज्यादा है आज के लेक्चर में। ठीक है, तो यूरिया एक्चुअली ये आपने पढ़ा भी होगा, यूरिया जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे लैब में सबसे पहले प्रिपेयर किया गया, ठीक है। और एक उस समय एक थ्योरी हुआ करती थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, है ना। ये शायद आपने जो पढ़ा हो। कहती थी तो जो कहती थी कि किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता। यस बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी की जो बेसिक कंडीशन थी वो यही थी। तो ये थ्योरी बोलती थी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। और है ना। और जब वोलर नाम के जो साइंटिस्ट थे, ईयर आपका था 1773, उन्होंने लैब में एक रिएक्शन दी, और जिससे उन्होंने ये दिखाया, बताया लोगों को कि ये जो यूरिया कंपाउंड है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसकी सिंथेसिस एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से करके उन्होंने दिखाई, ठीक है। उस समय यही नोन था कि ज्यादातर उस समय जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते थे वो जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो बैक्टीरिया है, प्लांट्स हैं, एनिमल सोर्सेस हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही वो सिंथेसाइज होते थे। लेकिन वोलर ने इस बात को गलत साबित किया, और पहली बार लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस किया, वो भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू, ठीक है। अमोनियम साइनेट इसको बोलते हैं, अमोनियम साइनेट से बना है। तो ये थोड़ा सा बस पता होना चाहिए कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जो लैब में प्रिपेयर किया गया, तो इट वाज यूरिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन देखो इसके नाम में छुपा हुआ है, अगर इसका आप संधि विच्छेद कर दो तो हाइड्रो प्लस कार्बन, है ना। इसको आप सिंपली ब्रेक करके लिख सकते हो हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसके नाम से ही क्लियरली हम लोग को पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई सही को, यस यस सर। है ना। अब इसके बाद देखो सबसे बेसिक टर्म हम लोग पढ़ते हैं वैलेंसी के बारे में, क्योंकि बिना वैलेंसी को समझे हुए हम लोग
कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। तो वी हैव टू नो अबाउट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी होती क्या है, अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें, द कंबाइनिंग वैलेंसी, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा वैलेंसी की डिफिनेशन, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टर्म एज वैलेंसी। सिंपल सी डिफिनेशन है बिल्कुल, आप समझ लीजिए शायद ये 9th क्लास की डिफिनेशन होगी, ठीक है, मतलब टू द पॉइंट है, लेकिन यही बेसिक डिफिनेशन है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टर्म एज, है ना, किसी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, एक एलिमेंट कितने डिफरेंट एलिमेंट या कितने टाइप के एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक रूल हम लोग पढ़ते हैं, वैसे तो ये केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऑक्टेट रूल, है ना, ऑक्टेट रूल क्या होता है, कोई बताए अगर इसको पता है Sir, थोड़ा भी इसके बारे में। any electron, so any element need at least 8 electron in its outer shell to make it in valence electrons. हम्म। Sir, every So in electron has order to achieve tendency to stability. gain or lose electron to get its state electron in outer. ये बात भी सही है, दो स्टेटमेंट दोनों अपनी जगह सही है, करेक्ट है ना। देखो इसको आप और भी सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हो कि जो ऑक्टेट रूल है, ये किसी एलिमेंट की, एलिमेंट जब मिलकर बॉन्ड बनाते हैं या मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके स्टेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, मतलब किसी भी कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बनते, अभी हम लोग वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक बात करते हैं कि कोई भी एलिमेंट वेरियस टाइप के जो बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो उसके पीछे व्हाट इज द क्राइटेरिया बिहाइंड देम, क्या क्राइटेरिया होता है, कोई एलिमेंट क्यों बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कहीं ना कहीं ये बात निकल के आती है कि हर एक एलिमेंट नेचर में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। और ये बात नोबेल गैसों को देखकर बोली गई कि जितनी भी नोबेल गैसें होती हैं उनकी वैलेंस शेल में एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन देखे गए, ठीक है, नोबेल गैस एलिमेंट की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन देखे गए, और बेटा नोबेल गैस देखा गया कि किसी से रिएक्ट नहीं करती है, दे एग्जिस्ट इन फॉर्म, इन आइसोलेटेड फॉर्म इन नेचर, वो नेचर में आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, वो बॉन्ड का प्रिपरेशन नहीं करती, तो उनको देख के ये बोला गया कि दिस इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी, है ना, मतलब जैसे नोबेल गैस किसी से रिएक्ट नहीं कर रही, किसी से बॉन्ड नहीं बना रही है, इसका मतलब वो नेचर में स्टेबल है, क्योंकि कोई एलिमेंट जब स्टेबल होगा तभी तो वो किसी के साथ ना रिएक्ट करेगा ना बॉन्ड बनाएगा, है ना। और जो एक्सेप्ट नोबेल गैस एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो नोबेल गैस नहीं होते हैं, वो भी नोबेल गैस की तरह बनना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कहने का ये कि जैसे आपके आसपास या ऐसा आपके समाज में, सोसाइटी में एक कोई ना कोई एक ऐसा रोल मॉडल आपके लिए जरूर होगा कि आप भी कहीं ना कहीं वैसा बनना चाहते होगे, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे समय में मतलब कि मेरे जब मैं आपकी क्लास में था, तो उस समय मेरे मतलब कि मेरे मोहल्ले में ही, मतलब कि जस्ट 2-3 मकान छोड़ के एक आईएएस ऑफिसर रहते थे, ठीक है ना। तो उनके घर में गाड़ियां वाड़ियां आती रहती थी इस तरह से, है ना, लाल बत्ती की गाड़ी आती रहती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था देख के कि देखो कितना ज्यादा रुतबा है इनका, और कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि मैं भी आईएएस ऑफिसर बनूंगा, ठीक है। वो बात अलग है, मैं बन नहीं पाया, है ना, परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मैं प्रिपरेशन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन 100% नहीं दे पाया अपना, ठीक है, कहीं ना कहीं कमी मेरी ही थी कि मैं पूरी तरह से नहीं प्रिपेयर कर पाया उसके लिए, लेकिन मेरे लिए वो रोल मॉडल थे कि मैं उनकी तरह बनना चाहता था, कि मैं उनसे बहुत इंस्पायर था, कहने का मतलब ऐसे ही आप समझो कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो नोबेल गैस से इंस्पायर होते हैं, ठीक है, मतलब वो नोबेल गैस का ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, वैसा ही बनना चाहते हैं।
और उसी के लिए वो अपनी तरह तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑक्टेट रूल यही कहता है कि एवरी एलिमेंट ट्राई टू अटेन exactly 8 electron in their valence shell to attain stability, to gain stability. स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हर एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है, और इसे ही ऑक्टेट रूल बोला गया है। लेकिन सारे एलिमेंट ऐसा नहीं कि ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हीलियम, ये दो एलिमेंट है, ये ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करते हैं, ये डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। मतलब इनकी चाहत 8 इलेक्ट्रॉन की नहीं है, इनकी चाहत केवल 2 इलेक्ट्रॉन की। मतलब ये चाहते हैं कि इनकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। तो ये अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली हीलियम का केस होता है। हीलियम भी एक नोबेल गैस है, तो हाइड्रोजन जैसे है वो हीलियम की तरह बनना चाहता है, ठीक है। अदरवाइज रिमेनिंग एलिमेंट ट्राई टू अटेन देयर ऑक्टेट। तो ये स्टेबिलिटी का एक क्राइटेरिया है, और कार्बन के कंपाउंड्स के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। अभी जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पे ये भी पढ़ेंगे कि सभी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, ऐसा नहीं कि सभी एलिमेंट के लिए केवल एक यही क्राइटेरिया है, और भी वहाँ कई सारे हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के लिए ये क्राइटेरिया बिल्कुल 100% फिट बैठता है, क्योंकि कार्बन में आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट है। ये अभी आप लोग पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा। कार्बन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और ये जो ऑक्टेट रूल है ये सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए एग्जैक्टली होल्ड करता है। और उसके नीचे वाले पीरियड के लिए फिर वहां पे डी ऑर्बिटल आ जाते हैं, तो वहां पे ये क्राइटेरिया कई बार वैलिड भी होता है, ठीक है ना। आपने कहीं कई जगह कई जगह सुना होगा ऑक्टेट वायलेशन। कुछ एलिमेंट ऑक्टेट्स वायलेट भी कर देते हैं, मतलब ऑक्टेट एक्सपेंड कर देते हैं, है ना ये। लेकिन कार्बन ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, तो ठीक है। कार्बन के पास आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर तो 4 दे दे या फिर तो 4 ले ले, इस वजह से तो उसको एज अ बेसिक माना जाता है। फिर वो हाँ, कार्बन एलिमेंट हो जाता कार्बन के लिए पॉसिबिलिटी एक्चुअली ऑक्टेट एक्सपेंशन की होती ही नहीं है ना। अब सो देखो शेयर कर लेते हैं। है। अ, हाँ हाँ, कुछ क्या करूँ बेटा, कोई इंटर कर रहा है? सो वो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं, वो अपने 4 दे भी नहीं सकते, लूज भी नहीं कर सकते, गेन भी नहीं कर सकते, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हाँ अच्छा अच्छा, ये करो, ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। कार्बन के पास सिचुएशन एक्चुअली आयनिक बॉन्ड बनाने की नहीं है ना। वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता है, ना ही वो गेन कर सकता है। इससे अच्छा है कि उसके लिए बेटर है कि वो शेयर कर ले, ठीक है ना, यही कह रहे हैं ना। ये हाँ जी, सही है, सही, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे हम लोग पहले कुछ बेसिक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में जानेंगे, और केवल उन्हीं एलिमेंट की हम लोग बात करेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को उन्हीं को पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, ये मैं ख्याल सभी को पता ही है। तो जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K11 में करोगे तो 2,4 हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा K11 में तो करना आता होगा आप लोगों को, यस तो यस उसकी, सर। है ना। हाँ, अभी वैसे हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे, है ना। केमिकल जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे SPDF में। लेकिन अभी फिलहाल इसी से काम चल जाएगा हम लोग का। तो कार्बन का जैसे मैंने लिख दिया 2,4, तो इससे ये पता चला कि कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और देखो ये देखो, इसको दिखाने का ये तरीका होता है, ऐसे कार्बन लिख देते हैं और इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, जैसे हर एक डॉट एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कार्बन के चारों तरफ 4 डॉट बना दिए, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस हिसाब से कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कार्बन क्या हो गया, टेट्रावैलेंट हो गया। कार्बन कैसा एलिमेंट हो गया, टेट्रावैलेंट, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो अभी आज ही उसकी फर्स्ट क्लास हो, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं? Sir, today is my first class. Suyas Singh. अच्छा, सर सुरेश, मेरी ओके ओके, सिद्धार्थ कुमार। सिद्धार्थ, अच्छा अच्छा, सुरेश हो गए और सिद्धार्थ। तो
तो बेटा आप लोगों को कोई ऐसी दिक्कत तो होने वाली नहीं, क्योंकि आज मैं बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? यस तो आप लोग पढ़िए, ओके सर। ठीक है, और कहीं भी कोई डाउट होगा तो पूछ, ठीक है? यस सर। अब देखिए Okay, इसमें कार्बन, हाँ लेकिन ऐसा करना, जब क्लास हो जाए तो मुझसे थोड़ा बात कर लेना, ठीक है? तो मैं तुम लोग को ये बता दूंगा, जो 2-3 लेक्चर तुम्हारा छूट गया है तो वो कैसे कवर हो, ठीक है? वो मैं आप लोगों को लेकिन मुझसे पर्सनली बात कर लेना, ठीक है? सर आफ्टर क्लास। हाँ आफ्टर क्लास कर लेना। अगर इसके बाद कोई क्लास ना हो तो कर सकते हो, या फिर 8 बजे के बाद मैं टोटली फ्री रहता हूँ, ओके क्योंकि इसके बाद मेरी एक क्लास और है, तो 8 बजे के बाद या तो फोन कर लेना, ठीक है? तो मैं ये बता दूंगा कि जो तुम्हारा छूट गया तो कैसे करना है इसको कंप्लीट, ठीक है? ओके सर। ओके सर। है ना? अच्छा, तो ये आपका नया चैप्टर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी फिलहाल। अब देखो कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो अब ये बात आप लोगों ने अच्छे से पता है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लॉस कर सकता है, ना 4 इजी गेन कर सकता है, तो वो शेयरिंग करता है। कार्बन यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? अच्छा, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और उसको करने एग्जैक्टली 8 है, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है? 4। 4 इलेक्ट्रॉन, सर 4। है ना? हाँ, वेरी गुड। तो 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, या 4 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी भी कह सकते हो, टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो वो क्या करेगा, वो एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए केवल 4 बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है? क्योंकि एक बॉन्ड बनाने से एक इलेक्ट्रॉन उसको और मिल जाएगा आफ्टर शेयरिंग, ठीक है? तो एक इसमें बोलते हैं कि कार्बन कितने तरह के बॉन्ड बना सकता है, तो बोला जाता है कि कार्बन बेटा 4 तरह से बॉन्ड बनाता है। देखो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। कार्बन के कंपाउंड में कार्बन 4 तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? आप देखोगे कि कार्बन के नेचर में जितने भी कंपाउंड है वो इनमें से ही किसी टाइप को फॉलो करते हैं। कार्बन या तो 4 सिंगल बॉन्ड बना लेगा किसी 4 डिफरेंट एलिमेंट के थ्रू, ठीक है? दूसरा एलिमेंट कौन सा है उससे अभी हम लोग को मतलब नहीं है, हमें बस कार्बन के बारे में पहले देखना है। या फिर कार्बन एक डबल बना लेगा, 2 सिंगल बना लेगा, ठीक है? टोटल उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी वो एलिमेंट उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तीसरा ये हो सकता है कि एक ट्रिपल बना ले, एक सिंगल बना ले, है ना? या फिर एक लास्ट कंडीशन ये भी हो सकती है कि कार्बन 2 डबल बॉन्ड एक साथ बना ले, ठीक है? लेकिन कार्बन के पास ये 4 मेथड है, इन 4 में से वो कोई एक मेथड एडॉप्ट कर लिया करेगा, मतलब कि इनमें से कोई एक तरह से वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा जो सुटेबल होगा। वो सामने वाले की डिपेंड करता है। मान लो कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ना है, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो चारों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना देगा, है ना? वो डिपेंड करेगा कि सामने वाला एलिमेंट किस तरह के बॉन्ड बनाने में कंफर्टेबल है, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो कार्बन के जो टेट्रा वैलेंसी है उसको वो 4 तरह से वो फुलफिल कर सकता है, ठीक है? अच्छा, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सभी लोग जानते हो पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1 ही आएगा, इसका इसका मतलब इसकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, और हाइड्रोजन बेटा बेचारा गरीब आदमी है, उसको ऑक्टेट की चाहत नहीं है, वो नमक रोटी खा के गुजारा कर लेगा, लेकिन वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेगा कभी। मतलब हाइड्रोजन का नारा है 2 इलेक्ट्रॉन बनाना है, मतलब हाँ मतलब वो 8 के चक्कर में नहीं रहेगा, और एक है और एक और चाहिए, मतलब ऐसे कह सकते हो एक है और एक की ही रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इसको मोनोवेलेंट बोलते हैं। हाइड्रोजन बेटा कभी भी किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन कैन ओनली फॉर्म सिंगल बॉन्ड, ठीक है? क्योंकि उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा उसको मिल जाएगा जिसके साथ वो शेयरिंग करेगा, वो कोई भी दूसरा एलिमेंट हो सकता है जिसके साथ वो शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसको शेयरिंग से मिल जाएगा, तो उसका डुप्लेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो हाइड्रोजन केवल सिंगल बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसको लिख सकते हैं 2,5। इसका मतलब नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है।
है ना, उसको आप ऐसे दिखा भी सकते हो, नाइट्रोजन बनाया और 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। लेकिन बेटा इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट तो ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसको भी रिक्वायर्ड है कितने इस समय 5 है, और चाहिए कितने, मतलब टोटल कितने चाहिए 8, तो कितने की रिक्वायरमेंट है इसको 3। 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसलिए बोलते हैं कि नाइट्रोजन ट्राईवेलेंट नेचर शो करता है, मतलब नाइट्रोजन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिसमें वो 3 सिंगल बना लेगा, एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा एक बात और है कि नाइट्रोजन बेटा जब 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रह जाएंगे जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उसके पास टोटल कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 शेयर कर लेगा, है ना, तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, उसके बावजूद भी 2 इलेक्ट्रॉन उसके रह जाएंगे, और उन 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर। उन 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या बोलेंगे, लोन पेयर या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ये पता है लोन पेयर के बारे में, थोड़ा क्लियर है पॉइंट, यस सर। है ना। तो मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं एलिमेंट पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब जो शेयरिंग में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें ही लोन उस पूरे 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को लोन पेयर बोल देते हैं, है ना। पेयर मतलब वैसे भी जोड़ा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट पेयर को लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा एक ये भी पॉसिबिलिटी देखी जाती है कि नाइट्रोजन तीनों सिंगल ना बॉन्ड ना बना के एक डबल बॉन्ड बना ले, एक एक सिंगल बना ले, तो भी तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसको 3 ही बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो देखने को मिल सकता है कि नाइट्रोजन डायरेक्ट एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी वो यूज कर सकता है अपने कंपाउंड में। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसमें 2,6 हो जाएगा। 6 मतलब कि इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसका भी टारगेट कैसा है, उसको भी पड़ोसी जैसा बनना है, मतलब उसको भी नोबेल गैस जैसा बनना है, उसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 6 हैं और 8 होने चाहिए, कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ऑक्सीजन भी अपने कंपाउंड में देखा जाए तो केवल 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और दो दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते ही उसका खुद का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसके पास 2 ऑप्शन में मेनली देखे जाते हैं, या तो वो 2 सिंगल बॉन्ड बना ले अपने पड़ोसी एलिमेंट के साथ, है ना, या तो इकट्ठा वो क्या बना ले, एक डबल बॉन्ड बना ले। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो बेटा देखो उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से शेयर कितने हुए, 2। है ना, हाँ एक बॉन्ड बनाने में एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर होता है एलिमेंट का। ठीक है, तो इसका 2 बॉन्ड में 2 शेयर हो गए, तो बचे इसके कितने, तो बचे आपके 4 इलेक्ट्रॉन, 4 मतलब 2 लोन 2 पेयर, पेयर। इसे हम लोग, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर बच गए, इसको हम लोग 2 लोन पेयर बोल सकते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन जब भी 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा या फिर एक डबल भी बनाएगा, दोनों सिचुएशन में उसके पास ये 2 लोन पेयर भी होंगे। ठीक है ना, क्लियर है बात ये। यस सर। यस सर। अच्छा अब जैसे ऑक्सीजन के जस्ट नीचे थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखी हुई है, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर बैठा हुआ है, ऑक्सीजन के नीचे कौन बैठा हुआ है, सल्फर। और सल्फर की वैलेंस शेल में भी बेटा 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि सेम पीरियड के सेम ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो सल्फर के बारे में भी यही कहते हैं कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये इसकी भी वैलेंसी क्या होगी 2, है ना, ये भी बाईवेलेंट होगा, या ये भी 2 सिंगल बनाएगा एक डबल बनाएगा। लेकिन एक बात और इसमें ऐड हो जाएगी यहाँ पे कि सल्फर आपका 3rd पीरियड एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 3rd पीरियड को एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसकी वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल आ जाते हैं।
कौन सा ऑर्बिटल आ जाता है? डी ऑर्बिटल। ऑर्बिट। और बोलते हैं कि डी ऑर्बिटल आने की वजह से वो एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करने की भी टेंडेंसी रखता है। एक पॉसिबिलिटी होती है कि उसको अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने का अवसर प्राप्त होगा या मौका मिलेगा, तो वो मौका चूकेगा नहीं, वो मौके पे चौका मारेगा। मतलब वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी अटेन कर सकता है, रख सकता है, मतलब वो ऑक्टेट अपना एक्सपेंड भी कर सकता है। तो ये अभी आपको हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सर मुझे तो डी ऑर्बिटल पता ही नहीं क्या होता है। तो इस पॉइंट को आप दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट एक्चुअली जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी बस मैंने बता दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया है कि सल्फर की वैसे नॉर्मल वैलेंसी 2 होती है ग्राउंड स्टेट पे। ग्राउंड स्टेट पे नॉर्मल वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इट कैन आल्सो शोज 4 एंड 6 वैलेंसी। ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट में 4 और 6 वैलेंसी भी शो कर सकता है। मतलब कहने का ये कि सल्फर अपने जो बचे इलेक्ट्रॉन है ना, देखो जैसे सल्फर के पास 2 लोन पेयर, तो ये जो बचे इलेक्ट्रॉन इसको भी शेयर कर सकता है। मान लो कि ये दोनों शेयर कर लिए, तो टोटल वो कितने बॉन्ड बनाने लगेगा? 4 बॉन्ड बनाने लगेगा। मतलब सल्फर 4 बॉन्ड भी बना सकता है। और कोई पूछे सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या है, तो भैया इसके बाद जो 2 बचे हैं ना वो भी शेयर कर सकता है। मतलब सल्फर अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 भी देखी जाती है। जैसे एक आपने कंपाउंड शायद कहीं देखा हो, SF6। SF6 में सल्फर 6 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अरे सल्फ्यूरिक एसिड को देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड तो सबने ही देखा होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम मान ही नहीं सकते कि आपने कहीं देखा ना हो। इसमें आप खुद ही देख के बताओ सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है? So 6. So, 6 बना रहा है। तो यहाँ पे सल्फर अपना ऑक्टेट, यहाँ पे सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहा है। तो ये पॉइंट बस थोड़ा सा रखना दिमाग में कि सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट है। और सेकंड पीरियड के नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं, दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। क्यों एक्सपेंड कर सकते हैं? सीधे एक लाइन का आंसर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। उनकी वैलेंस सेल में क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, बोलो भाई। yes. Yes, sir. Yes. इसके बाद हेलोजन पे आ जाते हैं। हेलोजन को जनरल सिंबल एक्स दिया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 4 हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।
बेटा बस ये नेटवर्क चला गया था बीच में। अब आवाज आ रही हाँ वही मैं कोई बोल ही नहीं रहा था, मैं समझ गया कुछ गड़बड़ हो गई। नेटवर्क पूरा स्पीड खराब कर देता है। मैंने सोचा मेरा ही नेटवर्क चला गया हाँ क्या और करो? किसी की आवाज, मुझे लगा मेरा ही नेटवर्क चला गया, मैं चेक किया तो 70 Mbps पर सेकंड, तो लगा गलत तो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ कभी भी ऐसा हुआ करे, मान लो कि बोलते बोलते अचानक से आवाज मेरी रुक जाए, तो समझ जाने नेटवर्क चला गया। और मुझे एसएमएस कर दिया करो, ये है ना, मोबाइल में साथ में रखता हूँ अपने बगल में, एसएमएस कर दो या कॉल भी कर सकते हो कि मुझे पता चल जाए। कई बार होता है कि मुझे पता ही नहीं चल पाता है ना, मैं पढ़ाता चला जाता हूँ और फिर अचानक जब पता चलता है, पूछने में कोई बोल ही नहीं रहता, पता चलता है कि नेटवर्क तो जा चुका पहले ही, है ना। जैसे मैं कंप्यूटर्स मतलब कि लैपटॉप में भी देखता रहता हूँ, स्क्रीन एक्चुअली होता है क्या, स्क्रीन फ्रीज कर जाती है जैसे ही नेट पड़ जाता है। यस तो सर। लेकिन कई बार वो सामने नजर नहीं जा पाती है, तो फिर तब वहाँ दिक्कत होती है। देखो इसमें अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिन बॉन्ड। है। तो वैलेंसी हेलोजन, अच्छा ये नहीं सुन पाए थे पूरी? नो सर। नो। नो। देखो देखो मैंने पूरा समझा दिया, लेकिन वही बात है कि चलो कोई बात नहीं, फिर से समझो। इसमें देखो हेलोजन ये 4 होते हैं और इनकी सभी की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और 7 इलेक्ट्रॉन है, इनकी इनका टारगेट है 8 इलेक्ट्रॉन का, तो इनको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, इनको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब दे आर मोनोवेलेंट, हेलोजन सभी मोनोवेलेंट होते हैं, है ना। जैसे कोई भी आप हेलोजन देखेंगे, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि कार्बन के साथ कोई भी हेलोजन अटैच्ड होगा, कितने भी कार्बन की चेन होगी, उसमें हेलोजन सिंगल बॉन्ड से ही अटैच्ड होगा, ठीक है। हेलोजन कार्बन के साथ बेटा सिंगल बॉन्ड से ही अटैच्ड होता है, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड बनाते ही इनका खुद का ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, जी। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक बात फिर से वही ऐड कर देता हूँ केमिकल बॉन्डिंग वाली, कि जो फ्लोरीन है बोलते हैं कि इट ओनली शोज मोनोवैलेंसी, फ्लोरीन केवल मोनोवैलेंसी शो करता है, लेकिन जो नीचे के 3 हेलोजन है दे विल शो वेरिएबल वैलेंसी इन देयर कंपाउंड। लेकिन इनकी जो वेरिएबल वैलेंसी है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखी जाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्लोरीन ये चारों हेलोजन कार्बन से बॉन्डेड होंगे, और कार्बन सेकेंड पीरियड एलिमेंट कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनाएंगे ना बेटा, तो ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, ये ऑक्टेट नहीं एक्सपेंड कर पाएंगे। लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के पास एक पॉसिबिलिटी होती है ऑक्टेट एक्सपेंड करने की, है ना। और ये ऑड में अपनी वैलेंसी फिर एक्सपेंड करते हैं, जैसे एक बॉन्ड बनाने के बाद वो सीधे 3 बॉन्ड बनाएंगे, या अगर वो ऑक्टेट एक्सपेंड करेंगे तो, या वो 5 बॉन्ड बनाएंगे, या फिर हेलोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 7 होती है। कोई अच्छा ऐसा कंपाउंड बता सकते हो जिसमें हेलोजन 7 बॉन्ड बनाता हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कोई ऐसा आप जानते हो? देखो ये वाला कंपाउंड बहुत कॉमन है, आपने हो सकता है देखा भी हो लेकिन याद ना आ रहा हो, आयोडीन। IF7। आयोडीन हाँ IF7 है, इसमें आयोडीन आप देखोगे कि 7 फ्लोरीन से अटैच्ड है, और है ना 7 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 हाँ 7 होगा, ठीक है। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है IF7 का। तो ये जो है नीचे हाँ क्या कह रहे हो बेटा? सर मैं पूछ रहा था इसको हेलोजन में क्यों नहीं रखा जाता है इसमें शायद। किस में नहीं रखा जाता? आयोडीन को सर हेलोजन में क्यों नहीं रखा जाता सर। है सर मैंने देख लिया बात। नहीं ये है तो सारे हेलोजन्स ही है, हेलोजन फैमिली के एलिमेंट है सारे। पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप नंबर होता है इनका, इनको हेलोजन्स ही कहते हैं हम लोग। ओके।
जो मैं देखा हम्म? नहीं था। अच्छा अच्छा, हाँ आयोडीन भी हैलोजन ही है, ठीक है। तो बस इतने ही एलिमेंट हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे केवल हम लोग उन्हीं एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के ही कंपाउंड हम लोग को पढ़ना है। फिर बेटा इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब जैसे आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो ये बहुत बेसिक है। और कोवेलेंट बॉन्ड अभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे तो वहां तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एटम। ठीक है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो दो एलिमेंट के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। जैसे कहने का मतलब, जैसे सपोज आप ये मानो कि जैसे हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, दोनों का मतलब कि टारगेट क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। जैसे आपने शोले मूवी देखी होगी, तो उसमें जय और वीरू दोनों का टारगेट कौन थे, गब्बर। गब्बर। है ना। मतलब जय वीरू दोनों, और एक उसमें वो भी क्या नाम था, सर ठाकुर। जिसके दोनों हाथ कट कट गए, ठाकुर। ठाकुर। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि जब दो लोगों का टारगेट एक होता है तो वो अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। उनमें ट्यूनिंग मैच कर जाती है। तो वही बात है कि हाइड्रोजन का टारगेट भी 1 इलेक्ट्रॉन का है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी कहेगा तुम, ये कहेगा तुम अपना एक लाओ, वो कहेगा तुम अपना एक लाओ। दोनों अपना अपना एक लाएंगे इलेक्ट्रॉन, और वो शेयर होके इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। यस है सर। ना। तो ये बहुत बेसिक है कि सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अच्छा, डबल बॉन्ड जब बनता है तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, तो ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते 6 हैं। 6 हाँ। अच्छा, और उनका टारगेट है 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 बॉन्ड बनाना है। अच्छा, ऐसे ही इस ऑक्सीजन का भी यही हाल है, उसका भी दो ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों का टारगेट सेम हो गया, तो ये दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। अच्छा, ये पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। है ना। डबल बॉन्ड बनने के बाद भी दो दो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे इनके पास, वो तो लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है। तो है ना, ये बात समझ में आ गई सबको, यस है ना। सर। तो यस यस सर। कोलेन कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं ये कुछ डिफरेंट, ये एक मॉडर्न थ्योरी पढ़ने आ रहे हैं। मॉडर्न थ्योरी कहती है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का क्लासिफिकेशन है उसको 2 तरह से क्लासिफाई किया, आइदर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड या तो सिग्मा टाइप का होता है या पाई टाइप का होता है। कोवेलेंट बॉन्ड बेटा या तो सिग्मा टाइप का होता है या पाई बॉन्ड टाइप का होता है ना। सिग्मा को नॉर्मली ये सिंबल दिया जाता है सिग्मा, और पाई जैसे मैथमेटिक्स में पाई का सिंबल क्या होता है, ये होता है, जो वही सिंबल यहाँ भी दे दिया जाता है, पाई का सिंबल तो वही है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में भी 2 टाइप्स, आइदर सिग्मा और पाई। अब इसमें समझते हैं कि भैया सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या है ना। तो देखो, इसको आप बिल्कुल सिंपल वे में समझो। फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एनी टू एलिमेंट कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। जब भी 2 एटम
आके बीच में जो पहला कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो सिग्मा ही बनता है, ठीक है। ये मेरी बात समझ आ रही है? दो एटम के बीच में जब पहला सिंगल बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट सिग्मा सिंगल बॉन्ड, है ना, फॉर्म बिटवीन टू एटम और टू एलिमेंट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। तो जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देखें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में एक ही बॉन्ड बन रहा है, और इनके बीच में जो ये पहला बॉन्ड बना होगा यही क्या होगा, इसी को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया? Yes. जैसे कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, जो पहला सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। जैसे क्लोरीन में, क्लोरीन मॉलिक्यूल में Cl Cl के बीच में जो पहला बॉन्ड बना है वो सिग्मा टाइप का है। ऑक्सीजन में O के बीच में जो पहला सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा। हाँ हाँ बोलो बेटा। सो जैसे मतलब जो सर सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या सिर्फ जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही कर सकते हैं साथ में, और क्लोरीन और क्लोरीन कर सकते हैं, और कार्बन ही कर सकते हैं सर? मतलब सर टू लाइक नहीं एटम्स नहीं, अनलाइक भी हो सकते हैं यहाँ लाइक इस भी हो बात सकते को। हाँ, अलाइक और अनलाइक दोनों हो सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल में सभी मैंने सेम ले लिए, लेकिन जैसे जैसे आपसे मैं बोलूं कि HCl ले लूं बेटा, और HCl में पूछूं कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ये सिग्मा है कि पाई है, तो आप इसको इसको हम लोग सिग्मा ही बोलेंगे, है ना, क्योंकि ये अनलाइक एटम्स हैं, डिफरेंट एटम है। डिफरेंट एटम के बीच में जो पहला कोलन बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा ही होगा। तो जब भी दो सेम एटम या डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो जब अपना पहला बॉन्ड बना रहे होंगे, ठीक है बेटा, वही उसका कौन सा होगा, सिग्मा। उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, सर ठीक है। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बनेंगे तो उसमें पहला सिग्मा बॉन्ड कौन सा होगा? कार्बन और हाइड्रोजन, देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ए सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का नारा है सिंगल बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो जो भी एलिमेंट बेटा केवल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो सारे बॉन्ड क्या होंगे, सिग्मा ही होंगे। तो एवरी हाइड्रोजन मेक्स वन सिग्मा बॉन्ड विद कार्बन, तो हर एक हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा कार्बन के साथ, ठीक है। यस सर। हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट से अगर बनाएगा तो हम उसे सिग्मा बनाएगा। हाइड्रो हाइड्रोजन किसके साथ बेटा, सर अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बनाता है तो हो सकता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। हाँ हाँ हाइड्रोजन, अभी ये मैंने बताया था, हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन के साथ बना रहा है, लेकिन ये पहला बॉन्ड है इसलिए सिग्मा है ना, तो मतलब जब भी ठीक है। हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ बनाएगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हाँ हाइड्रोजन के लिए तो बोल ही सकते हैं कि हाइड्रोजन केवल सिंगल ही बॉन्ड बनाता है, इससे मतलब हाइड्रोजन दुनिया के किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो सिंगल ही बनाएगा, मतलब वो सिग्मा ही बनाएगा, कहने का मतलब, ठीक है ना। अब देखो पाई बॉन्ड के बारे में भी समझ लीजिए। पाई बॉन्ड एक्चुअली क्या होता है, जब किसी दो एलिमेंट के बीच में, वो दोनों एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, जब सेकंड बॉन्ड बनता है, सेकंड मतलब जो दूसरा बॉन्ड बनता है, मतलब एक बॉन्ड बन चुका है उसके बाद एक दूसरा बॉन्ड बन रहा है उन्हीं एटम के बीच में, या फिर तीसरा बॉन्ड बन रहा है, थर्ड कोवलेंट बॉन्ड, तो सेकंड या थर्ड कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी बोला जाता है कि पाई बॉन्ड आपको मल्टीपल बॉन्ड में देखने को मिलेगा। मल्टीपल बॉन्ड जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड, है ना, जब दो एलिमेंट आपस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रहे होंगे बेटा, केवल वहीं पे पाई बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। जैसे कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं सपोज, ठीक है, तो इसमें बेटा जो पहला बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, सिग्मा होगा, लेकिन जो दूसरा बन रहा होगा वो कौन सा होगा, पाई। पाई होगा, है ना। तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बन रहा होगा, इनमें से जो सबसे पहले बन रहा होगा। अच्छा, ये हम लोग नहीं बता सकते कि इसमें सबसे पहले कौन बना होगा,
है ना, क्योंकि इसे हम लोग ऑन थ्योरेटिकली नहीं जज कर सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इन तीनों में ही कोई एक सबसे पहले बना होगा, और सबसे ऊपर वाले को ही मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी को हम सिग्मा बोल देंगे। और अच्छा, बाद में दो जो बने होंगे, पहला बॉन्ड बनने के बाद फिर जो दो बॉन्ड बने होंगे वो दोनों कौन से होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे एक सिग्मा है और दो क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है ना। यस। तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड में, सॉरी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, लेकिन बेटा ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होता है। ऐसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इस डबल बॉन्ड में बेटा ये नाइट्रोजन का एक बन रहा होगा सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, फिर दूसरा वाला क्या बन रहा होगा, पाई बॉन्ड। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो एक इसमें सिग्मा बन रहा होगा और बाकी जो बचे हुए दो होंगे वो पाई बॉन्ड बन रहे होंगे, है ना। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, अगर इसमें कोई पॉइंट ना समझ में आया हो। बोलो बेटा, सभी को क्लियर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मल्टीपल बॉन्ड जब बनते हैं तो वहीं पे डबल वहीं पर पाई बॉन्ड बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहीं पे पाई बॉन्ड आएंगे। ठीक है। अब जैसे आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, फिलहाल अभी आपसे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपको कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और आपसे काउंटिंग की बात किया जाएगा, है ना। बोला जाएगा कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड बनते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर आपसे पूछा जाएगा। तो उसका सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो आपको यही मॉलिक्यूल है, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर बताना है, तो ये आपका कंडेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल को दो तरह से लिखा जा सकता है। एक उसका कंडेंस फॉर्मूला हो सकता है, आपको लिख के दे दिया जाए, है ना। कंडेंस फॉर्मूला मतलब समझ रहे हो कि इसमें आपको एलिमेंट चिपका चिपका के लिख दिए जाएंगे। मतलब समझ में आ रही हो कि इसमें आपको सारे बॉन्ड ओपन नहीं किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझसे सिग्मा पाई बॉन्ड का नंबर पूछा जा रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सपेंडेड फॉर्मूला बनाएंगे। एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिख देंगे। एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिखने का क्या मतलब है, जैसे देखो इसमें आपको हर एक कार्बन के सारे बॉन्ड ओपन कर देने हैं। समझिएगा बेटा, देखो मैं लेफ्ट टू राइट चल के बताऊंगा, आप लोग ऐसे ही देखिएगा। इसको आप या तो नंबरिंग कर दो अपने मन से, नंबरिंग करेंगे तो फिर नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 है ना। आप इसको राइट टू लेफ्ट समझो। तो देखो सबसे नंबर 1 वाला जो कार्बन है, जरा इसको देखो, इसको मैंने यहाँ पे नीचे बनाया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होती है। कोई भी कार्बन हो किसी भी कंपाउंड में, कार्बन के 4 ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब जैसे जो पहला कार्बन है, इसका एक बॉन्ड तो मुझे दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड है लेफ्ट साइड, एक बॉन्ड तो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ वो कौन सा बॉन्ड बना रहा होगा, सिंगल। सिंगल। सिंगल, है ना। अच्छा, वो बॉन्ड उसने बना के दिखाया नहीं, लेकिन हम लोग जब एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिखेंगे तो वो हम लोग दिखा देंगे कि इसने देखो कार्बन ने ये हाइड्रोजन के बाद साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और कार्बन कार्बन आपस में क्या बना रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये 1 और 2 कार्बन हो गए। अब देखो 2 वाला कार्बन का वही हाल है कि वो एक ट्रिपल बना रहा है एक सिंगल बना रहा है। खैर उसके तो बॉन्ड दिख रहे हैं हम लोग को, वैसे ही मैंने दिखा दिया। फिर जो इसका तीसरा कार्बन है, थर्ड नंबर, इसके साथ देखो क्या कंडीशन है। ये कार्बन एक तो डबल बॉन्ड दिखा रहा है, डबल जितने मल्टीपल बॉन्ड है तो वो आपको क्लियरली दिखाई देंगे। एक सिंगल बना रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा होगा, सिंगल। 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 अच्छा, हाइड्रोजन के साथ सिंगल के अलावा और कोई बनता ही नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो बाय डिफॉल्ट आप समझ लो कि हमेशा सिंगल ही बनाएंगे। तो ये तीसरे नंबर वाला कार्बन देखो, एक डबल बना रहा है, एक इधर सिंगल बना रहा है राइट साइड, और एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बना है ना। इस तरह से इसकी चारों वैलेंसी फुलफिल हो रही है, और इसका भी वही सेम हाल है। और लास्ट वाले कार्बन में ये कार्बन एक सिंगल बना रहा है और बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ 1 बाई 1 क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है।
तो इस स्ट्रक्चर में अगर मुझसे बोला जाए कि बताओ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो इसकी मैं देखो काउंटिंग, हाँ एक बार बस मैं काउंटिंग करना आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। अब देखो जैसे आपने इतना काम कर लिया, आपने स्ट्रक्चर को ओपन कर लिया, सारे बॉन्ड उसके खोल खाल के आपने दिखा दिए बढ़िया। अब आपको काउंटिंग करनी, तो देखो सीधी बात है, सिंगल बॉन्ड जितने दिख रहे हैं वो सब सिग्मा है। सिंगल बॉन्ड में पाई होता ही नहीं बेटा कभी, दो एटम भी सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा ही। अच्छा, अब जैसे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं, है ना। तो इसका मतलब हम बोल देंगे भैया इसमें कोई एक सिग्मा है और बचे हुए दो क्या है, पाई है। फिर इसमें तीसरा ये वाला बॉन्ड देखो, तो ये तो सिंगल है, और सिंगल बॉन्ड तो हमेशा ही क्या होता है, सिग्मा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन वाला भी सिंगल है मतलब सिग्मा है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में देखो डबल बन रहा है, तो इसमें एक सिग्मा हो जाएगा एक पाई हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सिंगल हो जाएगा। अच्छा, कार्बन कार्बन सिंगल और हाइड्रोजन भी तो सिंगल ही है। तो टोटल अगर आप काउंटिंग करें, सिंपली काउंटिंग करनी है, तो वन, देखो सिग्मा बॉन्ड में गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए टोटल, 10 सिग्मा, 10. 10. है ना। और अच्छा पाई बॉन्ड बता दो, या आप ही लोग बता दो पाई बॉन्ड। 3. 3. पाई बॉन्ड 3 हो गए हैं ना, यहाँ पे दो बन रहे हैं और यहाँ पे एक बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए, 10 इस मॉलिक्यूल में, और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो आपसे अभी पूछा जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाएंगे कि गिवन स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे देखो एक मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, ये देखो आपको दिख रहा है नीचे, CH3 होल ट्वाइस CH3 होल ट्वाइस, ठीक है। इसमें अगर आपको बोला जाए कि बताओ सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना है, पाई बॉन्ड, तो इसके स्ट्रक्चर को आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें ये वाला जैसे कार्बन पकड़ो, इस कार्बन का एक डबल बॉन्ड तो हमें दिख ही रहा है कि ये एक डबल बॉन्ड तो बना ही रहा है। और कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4। अगर कार्बन एक डबल बना रहा है तो बाकी दो क्या बना रहा होगा, सिंगल बना रहा होगा, है ना। और वो सिंगल बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, तो देखो यहाँ पे लिखा है CH3 होल ट्वाइस, नहीं हाइड्रोजन के साथ नहीं बना रहा है, CH3 होल ट्वाइस, ये मेथिल के साथ बना रहा है, CH3 को मेथिल बोलते हैं। तो इसका मतलब इस कार्बन से दो क्या अटैच्ड होंगे, मेथिल ग्रुप, ठीक है। तो आप उसकी वैलेंसी खोल के इससे क्या करो, दो मेथिल जोड़ देना। और सेम यही हाल ये इस कार्बन का भी है, लेफ्ट कार्बन का, इसके साथ भी दो मेथिल लगे हुए हैं, तो देखो इसका नीचे स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनेगा। ये मैंने ओपन कर दिया है इसका स्ट्रक्चर, दिख रहा है आप लोगों को इसमें Yes, देखो sir. ये वाला कार्बन ये दिख रहा होगा, ये वाला कार्बन ये दिख रहा है, ठीक है। अब इसके साथ दो मेथिल है। अच्छा, मेथिल का स्ट्रक्चर तो सिंपल ही है, मेथिल में कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी होते हैं, इस पूरे को मेथिल बोलते हैं। तो मैंने मेथिल का भी स्ट्रक्चर ओपन कर दिया है, तो ये एक मेथिल, ये पूरा एक मेथिल हो गया, ये पूरा एक मेथिल हो गया, है ना, हो गया दो मेथिल। और इधर भी वही है, दो मेथिल। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड बताने हैं, तो देखो इसमें जितने सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं वो बेटा सब सिग्मा ही तो हैं, है ना। बस उनको काउंट कर डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल कितने सिग्मा आ गए, 17, 17. है ना। और पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड में छुपा होता है या ट्रिपल बॉन्ड में, कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको, सब Double between bond एक. carbon and है ना। हाँ, कार्बन कार्बन के बीच में एक ही दिख रहा है लेकिन, है ना। तो एक डबल बॉन्ड है मतलब एक ही पाई बॉन्ड है ना। तो इसमें इसका आंसर हो गया 17 सिग्मा एंड 1 पाई, ठीक है। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. फिर ये मेथड में कोई कमी नहीं है, ये मेथड अच्छा मेथड है, लेकिन वही बात है कि कई बार एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है हमारे पास, ठीक है। खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है ना। तो
ये सब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे स्ट्रक्चर ओपन करोगे, फिर काउंटिंग करोगे, अगर गलती से कोई मिस्टेक हो गई, मतलब कोई आपने कम ज्यादा काउंट कर लिया, तो आंसर के गलत होने के चांसेस भी रहते हैं। तो एक आपको मैं और इजी मेथड बताता हूँ। स्मार्ट सिटी में रहते हैं आप लोग, लखनऊ में, तो आप स्मार्ट मेथड समझिए, है ना। ये मेथड मैंने ही बनाया, तो इसका नाम मैंने SID मेथड रख दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये है ना। देखो, इसको आपको याद रखने का तरीका है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ऐसे देखो, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करना, जो भी कंपाउंड उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेना। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना जानते हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब उसमें कितने कार्बन है वो देख लेना। मान लो 6 कार्बन है तो C6 लिख देना। हाइड्रोजन देख लेना कितने हैं, मान लो 15 कार्बन हाइड्रोजन है तो 15 लिख देना, है ना। ऑक्सीजन अगर एक है तो एक लिख देना। तो मतलब इस तरह से उसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। कई बार हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सीधे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही लिख के दे दिया जाए, तब तो ये मेथड समझ जाओ कि सोने में सुहागा है, मतलब इससे अच्छा फिर कोई मेथड ही नहीं है। तो देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अच्छा सिग्मा बॉन्ड का नंबर बहुत ज्यादा होता है। मतलब सिग्मा बॉन्ड का नंबर देखो, अभी मैंने एक छोटा सा ही मॉलिक्यूल लिया है, कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल नहीं, अभी तो हम लोग और बड़े बड़े स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसमें ही देखा तो 17 सिग्मा बॉन्ड हो गए, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड का नंबर ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा होता है। तो ये फॉर्मूला स्पेशली हम लोग सिग्मा बॉन्ड के लिए लगाएंगे। पाई बॉन्ड तो दूर से दिख जाता है। अगर अगर मैं केवल इतना ही स्ट्रक्चर आपको बताता तो भी आपको दिख रहा था कि पाई बॉन्ड इसमें एक ही है, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो हमेशा आपको दिखाई ही जाएंगे। डबल और ट्रिपल बॉन्ड कभी हाइड नहीं किए जाएंगे। हमेशा हाइड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड हाइड होता है, ठीक है। मतलब वो सिंगल बॉन्ड को हाइड करके रखा जाता है, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा दिखाया जाता है। तो देखो, सिग्मा बॉन्ड का नंबर कैसे निकालेंगे, आप क्या करना, उस मॉलिक्यूल के सारे एटम का सम कर देना, नंबर ऑफ एटम निकाल लेना, ठीक है। एक तरह से इसको एटॉमिसिटी, जैसे आपको मैंने बेसिक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो उसमें मैंने एटॉमिसिटी बताई थी ना। जैसे आपको मैंने ग्लूकोज दे दिया C6H12O6, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 24. 24। तो यहाँ पे आपको 24 रख देना, कहने का मतलब ये टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल के, उस जो भी कंपाउंड है उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है वो यहाँ पे रख देना, ठीक है। -1 कर देना, ये फॉर्मूले में ही होता है। प्लस नंबर ऑफ साइकिल या रिंग कर देना, क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कंपाउंड साइक्लिक भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको कोई रिंग बनती हुई दिखेगी। तो अगर वो साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें कोई साइकिल दिख रही है, तो उसका नंबर ऐड कर देना। अगर बेटा साइकिल है ही नहीं तो फिर इसकी जगह 0 रख देंगे, क्योंकि जब साइकिल नहीं होगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है, अगर वो एसाइक्लिक कंपाउंड है तो। अब जैसे देखो, इसी क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके बताता हूँ कि जैसे ये ही क्वेश्चन दिया जाता और ये फॉर्मूला से करना होता, तो सबसे पहले मैं क्या करता है, इसका मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देता। देखो, मैं देखता कि कार्बन कितने हैं, तो देखो 2 कार्बन मुझे दिख ही रहे हैं, ठीक है। और मेथिल में 1 कार्बन है, लेकिन 2 बार मेथिल आ रहा है, तो 2 कार्बन यहाँ हो गए और 2 कार्बन यहाँ हो गए। टोटल कितने कार्बन हो गए? तो 2 2 4 2 6। तो मैंने क्या लिख दिया, C6, है ना। देखो C6। अब हाइड्रोजन Yes, देखो, sir. तो 3 का डबल 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और 3 का डबल यहाँ भी 6 हाइड्रोजन है। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 12। + 6 12 हो गए। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C6H12। और मैंने सीधे वही फॉर्मूला लगा दिया। क्या लगा दिया? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी हो गया 6 + 12 कितना हो गया? 18, है ना। 6 + 10 6 + 12 18, -1 1 बेटा फॉर्मूले में ही होता है। अच्छा, ये इस कंपाउंड में कोई रिंग नहीं है ना, दिख ही रहा है। रिंग होती तो वो दिख जाती है दूर से, अभी आगे वाले एग्जांपल में देखेंगे। तो रिंग नहीं तो 0 ऐड कर देंगे। इसका मतलब इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 6 17 हो गए। तो इसमें आपको ये जो मेहनत है फालतू की थोड़ी बच जाएगी। मतलब आप खटाक से आंसर दे सकते हो सिग्मा बॉन्ड का। और पाई बॉन्ड के लिए कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, पाई बॉन्ड तो दूर से दिख जाएंगे आपको। ये फॉर्मूला केवल किसके लिए हम लोग लगाएंगे? सिग्मा बॉन्ड के लिए, ठीक है। अब जैसे देखो,
साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो साइक्लिक कंपाउंड में बेंजीन बहुत अच्छा एग्जांपल है। बेंजीन का फॉर्मूला आप लोगों को सुना भी होगा। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है?6H6 C6H6, है ना। तो बेंजीन से ये बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया। ये बेंजीन स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा है पहले कि नहीं देखा है? से देखा है। देखा ये देखा है ना। हाँ तो उसमें, हाँ ये सिग्मा नहीं लिखा जाता है, वो तो मैंने लिखा है। बेंजीन का स्ट्रक्चर केवल इतना होता है, ठीक है, वो तो मैंने सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करी है। बेंजीन का स्ट्रक्चर इतना होता है। 6 मेंबर की एक रिंग होती है। 6 मेंबर की एक रिंग होती है, और इसमें हर एक कार्बन एक एक हाइड्रोजन से क्या होता है? कनेक्टेड होता है, ठीक है। और अल्टरनेट में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अब इसमें अगर मैं आपसे काउंटिंग करने को बोलूं कि बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आप हाइड्रोजन कार्बन वाले 6 तो यही काउंट कर लोगे, है ना, जो बाहर की तरफ बन रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर कार्बन कार्बन के बीच में देखो, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बन रहा है, और सिंगल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड किसी भी दो एटम के बीच में एक ही बनता है हमेशा। तो अगर आप टोटल गिनो तो 6 तो ये हो गए कार्बन हाइड्रोजन वाले, है ना, 6 तो बेटा ये हो गए। और 6 कार्बन कार्बन के बीच में हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 + 6 12। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 12 बॉन्ड, 12 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने? तो पाई बॉन्ड बेटा डबल बॉन्ड में ही मिलेंगे। पाई बॉन्ड किस में मिलेंगे? डबल बॉन्ड में। और डबल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कितने पाई बॉन्ड हो गए? 3 पाई बॉन्ड हो गए, ठीक है। अब देखो, आपका सपोज स्ट्रक्चर बनाने का मन नहीं हो रहा है, तो बेटा आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, है ना। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। तो पहले तो एटॉमिसिटी निकाल लो, 6 + 6 कितना हो गया? 12, -1 कर दो, और प्लस। लेकिन हाँ, ये बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें एक रिंग बनती हुई दिख रही है। ये बेटा पूरी एक रिंग बोल सकते हो इसको। तो इसमें +1 और ऐड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ साइकिल। तो 1 और -1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 12 सिग्मा आ गया, ठीक है बेटा। Yes, sir. अच्छा आप लोग ये वाला मुझे खुद से करके बताओ। नेफ्थलीन, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नेफ्थलीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H8, है ना। ये मैंने स्ट्रक्चर भी बना के बता दिया है, क्योंकि अभी आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिया जाएगा। और इसका, इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों बताने हैं। वैसे पाई बॉन्ड तो दिख रहे हैं इसमें लेकिन फिर भी आप लोग सिग्मा पाई बॉन्ड दोनों आपको बताने हैं, कितने सिग्मा बन रहे हैं, कितने पाई बन रहे हैं। सर एक बार ये 19 करिए आप लोग खुद से। 19 सिग्मा, है ना। एक बार सभी लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सभी को। एक बार सभी लोग अटेम्प्ट करके फिर बताओ मुझे, मतलब आना चाहिए, मतलब ये इसका आंसर आप आपसे खुद से आना चाहिए। Yes, sir. 96.5. So 19 sigma 5 pi bond. 19 सिग्मा 5। आंसर बिल्कुल सही है आपका, और मेरे ख्याल से सभी का यही आ ही रहा होगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो एक बार चेक कर लो, मतलब एक बार स्ट्रक्चर ओपन करके भी बना लो। देखो, दोनों मेथड इम्पोर्टेंट है अपनी जगह। मतलब स्ट्रक्चर वाला मेथड ऐसा नहीं कि ये बेकार मेथड है, ऐसा नहीं है कि है ना, स्ट्रक्चर वाला मेथड मेन मेथड है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला वाला थोड़ा सा शॉर्ट होता है, इससे जल्दी आंसर आ जाता है ना। तो दोनों से आप चेक कर लो। वैसे जैसे मैंने तो सीधे फॉर्मूला ही लगा दिया है इसमें। देखो, सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट किए, तो 10 + 8 मैंने एटॉमिसिटी निकाल ली है। इसमें 10 कार्बन एटम है और 8 हाइड्रोजन है। टोटल कितने हो गए? 18। टोटल 18 हो गए, -1। और नेफ्थलीन में नंबर ऑफ रिंग कितनी है, नंबर ऑफ साइकिल? Sir, 2. 2. हाँ, 2। अच्छा एक बात ये ध्यान रखना, यहाँ पे रिंग का मतलब इंडिविजुअल रिंग्स होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिंग या साइकिल का नंबर जब निकालते हैं, तो जैसे इसमें बेटा एक आपकी 6 मेंबर रिंग ये है लेफ्ट साइड, और एक ये वाली रिंग है राइट साइड।
तो उसमें एक रिंग ये हो गई, एक दो, टोटल दो रिंग हो गई। लेकिन इसको आप कोई ऐसे मत बोलना कि सर एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई, और एक इन दोनों को मिला के बोल दो कि सर एक ये हो गई, तीन रिंग हो गई, है ना। दो रिंग को कंबाइन करके एक नई रिंग मत बनाना, है ना। ऐसे करोगे तो वो गलत काउंटिंग होगी, है ना। ऑर्गेनिक साइक्लिक कंपाउंड में रिंग काउंट करने का जो तरीका होता है, आपको इंडिविजुअल रिंग्स काउंट करनी होती है, ठीक है ना बेटा। तो रिंग दो ही है नेफ्लिन में, तो 19 से अच्छा, एक बार जरा उसको वैसे भी करके देखने की क्या सही में भी 19 आ रहे हैं। तो देखो इसमें 6 तो कार्बन कार्बन वाले सिग्मा इधर दिख जाएंगे लेफ्ट वाली रिंग में, 6 हो गए। अब देख आगे काउंट करना, 7 8 9 10 11 हो गए। और अब हाइड्रोजन वाले 11 बार 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। अच्छा यहाँ कोई हाइड्रोजन मत लगा देना कि आप सोचो सर यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा। बेटा इस कार्बन की चारों वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई है ना। देखो इस वाले कार्बन की देखो जरा, देखो मैं स्ट्रक्चर बड़ा करता हूँ। देखो इस कार्बन की देखो, एक एक बॉन्ड ये निकल रहा है, दो बॉन्ड ये निकल रहे हैं, ठीक है, चौथा बॉन्ड ये बन रहा है। तो इस कार्बन की चार वैलेंसी पहले से सेटिस्फाई है। जब किसी कार्बन की चार वैलेंसी पहले से सेटिस्फाई हो, तो बेटा वहां पे पांचवा हाइड्रोजन मत लगा देना, मतलब पांच वैलेंसी नहीं कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे और यहाँ पे इन दो पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं होगा। अच्छा एक बात और है, जब भी हम लोग इस तरह से स्केलेटन बनाते हैं ऐसे जिगजैग टाइप का, तो इसमें कॉर्नर कार्बन होते हैं। कॉर्नर क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। कार्बन। ये जितने भी कॉर्नर हैं ये कार्बन है ना। तो जब भी आपको कई बार आपको देखो, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया भी है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, कि कभी कई बार आपको कुछ ऐसी जिगजैग टाइप की लाइंस ड्रॉ करके दे दी जाएंगी, ठीक है। इस तरह से जिगजैग करके लाइंस दे दी जाएंगी, और इसमें पूछेगा बताओ कितने सिग्मा कितने पाई। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बेटा जिगजैग फॉर्म में जब भी इस तरह का स्केलेटन आपको दिया जाए, तो आपको अपनी मन की आंखों से देखना है। मन की आंखों से देखने का मतलब कि आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना है कि हर एक कॉर्नर पे एक एक कार्बन बैठालते जाना है। आपको इसमें कितने कॉर्नर दिख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में? एक दो कितने Six. हाँ 6 देख रहे अब हैं, से इनके शाबाश। ऊपर तो हाइड्रोजन लगा देंगे। आप हाँ, तो आपको जितने कॉर्नर या कोने दिख रहे हैं, हर एक कोने पे एक एक कार्बन आप बैठालते जाओ ऐसे, ठीक है। और फिर हर एक कार्बन की चार वैलेंसी सेटिस्फाई कर देना। अच्छा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन हाइड होता है, ठीक है। जैसे हाइड का पहला लेटर एच होता है, तो ऐसे ध्यान रखना कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में एच फॉर हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन हाइड होता है, वो छुपा होता है, छुपा रुस्तम होता है, वो छुपा रहता है, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो इस कार्बन पे देखो तीन बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इसकी एक वैलेंसी कम पड़ रही है, इसका मतलब इस पे एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन की तो चारों वैलेंसी, एक दो तीन चार, इस पे एक भी ना लगा देना, दूसरे कार्बन पे एक भी ना लगाना, तीसरे कार्बन पे एक दो तीन एक हाइड्रोजन, एक है ना। इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन लग जाएंगे क्योंकि उसकी तो एक ही वैलेंसी है। अच्छा इस वाले पे बताओ कितने अच्छा, हाइड्रोजन होंगे इस वाले में? अच्छा 3 है, एक लगेगा। एक लगेगा। एक लगेगा। हाँ तो हाँ बस आप बॉन्ड देख लो कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, और जितने कम पड़ेंगे उतने हाइड्रोजन लगा देंगे। तो 3 लगेगा। है ना, ये देखो ये मैंने नीचे बनाया है, ये आप इस वाले को देख लो ज्यादा सही। ये मैंने ऐसे बना दिया, और फिर मैंने काउंट कर लिया इसमें सिग्मा और पाई, है ना। तो इसको काउंट करने पे इसमें कितने आ रहे हैं? 16 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं। ये तो आप काउंट कर ही लोगे, बस आपको मैं मेथड समझाना चाह रहा हूँ। ये वाला काम तो काउंट काउंट करने में आप गड़बड़ नहीं करोगे, मुझे पता है, ठीक है ना। एक एक Yes. स्ट्रक्चर मैंने अच्छा ये वाला आप लोग ट्राई करो। एक स्ट्रक्चर ये मैंने दिया था बच्चों को करने के लिए, इस स्ट्रक्चर में जरा बताओ आप लोग कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है। ये आप एक बार खुद से करो ट्राई आप कॉपी में।
है ना। थोड़ा सा आप लोग कॉपी में जब बनाओगे तो कई बार बनाने से चीजें, छोटी छोटी चीजें क्लियर होंगी आपकी। सर 20 सिग्मा बॉन्ड और 4 पाई। हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। ये इसका आंसर देखो मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, है ना। Yes, sir. हाँ, तो यही आना चाहिए, लेकिन आप जब खुद से निकालोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हम्म, ठीक है, सभी का आ रहा है। यस। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को करना आना चाहिए। जैसे एक ये मैंने एग्जांपल लिया एंथ्रासीन का, ये वाला भी आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, है ना। आंसर पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C14H10। इसमें भी बताने हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। ये वाला चाहो तो ट्राई कर लो आप लोग, एंथ्रासीन वाला। इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड बताओ कितना है। C14H10, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से करो। वो फॉर्मूला जो मैंने बताया ना उससे करो, जल्दी Sir, आंसर आएगा। 26. 26। यस सर, है ना, 26 सिग्मा। 26 हाँ सिग्मा 26 सिग्मा। अच्छा पाई बॉन्ड कितने हैं? 7 7। हाँ, पाई बॉन्ड में ये अच्छी बात है Yes, कि sir. वो 7. दूर से दिख जाते हैं, है ना। जितने आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं वो सब पाई, डबल बॉन्ड में जो दूसरा बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड ही होता है। तो इसमें 7 पाई और सिग्मा बॉन्ड के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए आप। टोटल नंबर ऑफ एटम 14 + 10, हाँ 26 आएगा, सही है। तो 24 - 1, और नंबर ऑफ रिंग इसमें 3 हो जाए। Yes, sir. Plus 3 3. इसमें रिंग बनेगी। तो एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, एक है, 3 रिंग हो गई। तो मैंने लास्ट में 3 ऐड कर दिया, 26, ठीक है। तो ये अभी एक वर्कशीट मैं आपको अटैच करके भेज दूंगा इसी के साथ में, ठीक है। इसमें आपको देखो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इसका आपको एक्सपेंडेड फॉर्मूला बनाना है। अच्छा कॉपी में करना, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है, इसमें हो सकता है इतनी जगह में एक्सपेंड हो ना पाए, तो उसको आप कॉपी में कर लेना। और फिर उसमें कितने सिग्मा है कितने पाई है वो आपको फिल करने हैं। इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आप लोगों को, है 7 ना। वाला क्या और है? सर जो 7 नहीं समझ 7th वाला देखो, पाई दिया और वो दिया है, उसका बॉन्ड बनाना है। हाँ 7th में ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इसमें देखो कॉर्नर अगर आप पकड़ो तो 2 कॉर्नर तो हम लोग को दिख रहे हैं, Yes. है ना। लेकिन देखो बीच में ट्रिपल बॉन्ड आते आते रुक गया है है ना।
तो इसका मतलब यहाँ भी कार्बन होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड किन्हीं दो कार्बन से ही तो अटैच्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड हवा में तो लटका नहीं होगा, है ना। यहाँ भी कार्बन ही है। और अच्छा लास्ट में दो कार्बन है, तो इसको आप बैलेंस करके अब निकालना तो आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इन 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 सभी का आप एक्सपेंडेड फॉर्मूला बना लीजिएगा। एक्सपेंडेड फॉर्मूला बनाने पे अच्छा कहीं पे मान लो CN दिख जाए, तो CN का स्ट्रक्चर पता है? CN में CON के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। हाँ CN कहीं पे मान लो COOH दिख जाए, तो COOH को ओपन ऐसे करते हैं, C डबल बॉन्ड हुआ। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वैसे अभी हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक है, मतलब ये करना आना चाहिए हम लोग को, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की काउंटिंग करनी है हमको। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिग्री पढ़ेंगे, कार्बन की डिग्री कितने टाइप की होती है ना, डिग्री कैसे निकालते हैं। अच्छा ये बताओ, ये थोड़ा आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आज मैंने पढ़ाया तुम लोग को, ये इसमें ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगा कि जैसे मैं लिखाता हूँ, मतलब आप लोग को लिखने का समय देता हूँ, तो वो ज्यादा बेटर है? मतलब क्या ज्यादा, कैसे आपको सही लग रहा है? दोनों ही सही है। सर वो तो जिसमें लिखवा के आप बताते हैं। अच्छा अच्छा, वो ज्यादा बेटर है। चलिए ठीक है, ठीक। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि जैसे कुछ टॉपिक इसमें बहुत थ्योरी वाले होते हैं, केमिस्ट्री टॉपिक भी ऐसा है, इसमें थ्योरी वाले बहुत टॉपिक है। तो कुछ टॉपिक में जैसे मैं इस तरह से भी कुछ करा दिया करूंगा बीच बीच में, ठीक है, सर इसमें टाइम जिसमें थोड़ा सेव है। टाइम, इस मेथड में थोड़ा टाइम बच जाता है, मैं देखता हूँ। जैसे एक चैप्टर मैंने कराया है अभी, 11th वाले बच्चों को ही कराया है, ठीक है। तो वो कौन सा चैप्टर है? एटॉमिक स्ट्रक्चर कराया है। वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर कराने में नॉर्मली 11 लेक्चर लग जाते हैं, 10 से 11 लेक्चर लग जाते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से कराया तो वो 8 लेक्चर में ही कंप्लीट हो गया। मतलब समझ लो कि 2-3 लेक्चर बच गए हैं, और उससे उन लेक्चर में फिर मैंने बच्चों को प्रैक्टिस करा दिया, क्वेश्चंस खूब सारे करा दिए। तो मतलब दोनों मेथड अपनी जगह बढ़िया है ना। लेकिन अच्छा ये है कि ये नोट्स मैं अभी गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, और जो 2 बच्चे अभी नए हैं वो मुझसे गूगल क्लासरूम का कोड भी ले लेना, ठीक है, और ज्वाइन भी हो जाना, ठीक है, क्योंकि मैं नोट्स और रिकॉर्डिंग वगैरह उसी में भेजता रहूंगा, ठीक है। सर तो सर जो चलो फिर डीपी इतना ही रखते हैं। हाँ हाँ बोलो बताओ। हाँ हाँ सर क्या जो करो डीपीपी? डीपीपी सर जो आपने डीपीपी और हैंडआउट आईटीसी के करने को दिए थे सर, उसकी तो हम लोग को हार्ड कॉपी भी मिली है, बट सर ये वर्कशीट तो नहीं मिली, तो सर मतलब ये गूगल क्लासरूम से ही करनी है। हाँ एक्चुअली वर्कशीट वगैरह क्या है कि अ, हो सकता है देनी तो चाहिए, हो सकता है आई ना हो कोटा की तरफ से। तो अभी जो मैं दे रहा हूँ वो आप लोग उसी से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक आप लोग को रेजो सर करके एक एप्लीकेशन मिला होगा, आप लोग ने इनरोल यस किया सर। है यस उसको सर। एप्लीकेशन? यस सर। अच्छा तो ये जितना भी मटेरियल है, जैसे सीट है, डीपीपी है, वर्कशीट है, ये सब उसमें भी मिल जाएगा आपको, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन लेकिन ये सर उसको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, उसमें क्वेश्चन ढूंढते रहो मिलता ही नहीं, पता नहीं कहाँ से। थोड़ा कंफ्यूज हाँ नहीं होता। इसीलिए मैं अभी एक एक मतलब जो जो मैं कराऊंगा मैं अटैच करता जाऊंगा। जैसे मैंने ये अटैच कर दिया तो आपको ये रहेगा कि हाँ मुझे वर्कशीट नंबर 1 करना है ना, तो आपको आइडिया रहेगा। आगे वाली वर्कशीट नहीं करोगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका आप दूसरी वर्कशीट देखना शुरू कर दोगे आगे क्या दिया हुआ है। है ना। तो इसलिए मैं अटैच करके भेजता भी रहूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आपको उससे उसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, उसमें दौड़ने में परेशान मत होइएगा, मैं खुद ही भेजता रहूंगा तुम लोग को, ठीक है। ओके सर। ठीक है, या फिर आप बोलो तो ये नोट्स जो है मैं आपको भेज दूं सारे, आप लोग रीड करना, अगले लेक्चर का भी पढ़ लेना जब नहीं फिर सर, मैं पढ़ाऊंगा नहीं नहीं हैं। सर, नहीं चाहिए सर आगे का। सर आगे भेज का नहीं चाहिए। चलो अच्छा कोई बात नहीं।
है ना। चलो जितना दे रहा हूँ पहले, जितना करा रहा हूँ अभी मैं उतना ही भेजूंगा, ठीक है ना। ठीक है यस सर। आप चलो अच्छा, फिर मैं है ना नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसका है। थैंक यू सर। सर अच्छा ठीक है, ओके। थैंक यू सर।